नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया और संसद के शीतकालीन सत्र में जिसकी अंदेशा था, जिसकी आशंका थी, पहले दिन वही हुआ जो पिछले कई सालों से हो रहा है, और वो ये कि विपक्ष का हंगामे के कारण सदन स्थगित। जैसे ही जब यह सत्र शुरू भी नहीं हुआ था, ठीक इस सत्र के शुरू होने से करीब करीब एक हफ्ता पहले, जैसे ही अमेरिका से, दूर देश से एक रिपोर्ट आती है, एक अदालत की, एक न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद जब राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक तिजोरी लेकर पहुंचते हैं और उसमें से वो अडानी की तस्वीर निकालते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तभी यह सेट हो चुका था कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ेगा। और आज वही हुआ। जैसे आज संसद का पहला दिन शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा किया, स्पीकर ने 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया, और उसके बाद जब फिर से सदन शुरू हुआ तो उसके बाद फिर से हंगामा हुआ। यह शीतकालीन सत्र अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि इसमें वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी की रिपोर्ट आनी है और भी कई अहम विधेयक सरकार पेश करना चाहती है। लेकिन पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और आशंका इस बात की है कि अगले कुछ दिन इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ेंगे। हालांकि हंगामा करने वाले जो तमाम विपक्षी सांसद थे, उनके लिए अपने अपने मुद्दे थे, और किसी को अडानी पर चर्चा करनी थी, किसी को संबल पर करनी थी, किसी को मणिपुर पर चर्चा करनी थी। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से तय हुआ था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुमति से जो मुद्दे उठाए जाएंगे, उसको लेकर आज विपक्ष का रवैया कुछ और था। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है। विदेश से, विदेशी सरजमीन से एक मुद्दा उठता है और भारत में संसद ठप हो जाती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में कहा कि जनता ने नकारा जिनको जनता ने नकारा, उनको हुल्लड़बाजी का है सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने सीधा सीधा राहुल गांधी पर बड़ा वार भी किया। उन्होंने कहा 89 चुनाव हारने के बाद भी कोई जो है अगर बार बार इस तरह से सदन को बंधक बनाना जाए चाहे तो उसको क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा संसदीय परंपराएं जो हैं इस तरह की नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में बहुत सारे नए सांसद हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और कुछ ऐसे मुद्दों पर बात रखनी चाहिए जिससे कि देश को फायदा हो, डेमोक्रेसी मजबूत हो, देश आगे जाए। लेकिन विपक्ष का ये रवैया क्या दिखाता है, दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या जनता ने नकारा इसलिए हुल्लड़बाजी का है सहारा, और विपक्ष आखिर क्यों बार बार सदन में इस तरह से व्यवहार करता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जरा आज संसद में जो कुछ हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसकी छोटी सी झलक देख लीजिए। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं,
न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। not on 267. 267. No, that my ruling is over. No, no, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of sir, the chair. if you suspend the today's business, I think the entire Nothing country is on record. and Nothing is going on record. no, entire Nothing country is going on record. and No, nothing is going on record. The House stands adjourned to meet at 11:45. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 27th November 2024. तो देखा तो आपने संसद में बार बार इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। और एक बात ज़रूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो कही, उन्होंने कहा कि जो इस तरह से करते हैं जनता समय समय पर उनको सबक भी सिखाती है, लेकिन सवाल ये कि जनता का जो फैसला है या जनता का जो मैसेज है, क्या उससे पढ़ने में विपक्ष जो है बार बार नाकामयाब हो रहा तो कोई तमाम चीजें जिस पर आज चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा दूं। प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। किशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता हैं। और मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सैयद जवाद, आपसे ही शुरू करता हूं मैं। जनता तो समय समय पर ऐसे लोगों को सबक सिखा देती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष वो सबक सीखने के लिए तैयार है। आज एक बार फिर से संसद में जिस तरह से हंगामा हुआ, आखिर विपक्ष मैसेज क्या देना चाहता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, बार बार जो है एक सबक और भी दिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अडानी के पक्ष में खड़े होने की क्या जरूरत आन पड़ती। अडानी के ऊपर आरोप कांग्रेस पार्टी से ज्यादा तो अमेरिका ने लगाए हैं, तो आप अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आपको इतनी आपत्ति तो अमेरिका में लगा, अमेरिकी संसद में जाइए, उठा लीजिए। आप जिस तरह से नहीं, आप जिस तरह से, अरे आपने शुरुआत, आपने नहीं, मैं आपको बोलने का मौका देता। सुनिए, मैं आपको अभी सैयद जवाब सुनिए ना, मैं आपको बोलने का मौका भी दे रहा हूं, लेकिन आपने शुरुआत ही अमेरिका से करी। तो अमेरिका की संसद में, अमेरिका में एक कोर्ट में चला गया, तो जाइए अमेरिका की संसद में जाइए, हंगामा करिए, क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये बताइए मुझे, अमेरिका की संसद में हंगामा क्यों करेंगे? हम अमेरिका में थोड़ी रहते, हिंदुस्तान की संसद के अंदर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। आपने सैयद जवाद मार्के की बात कही, आपने बड़ी मार्के की बात करी कि हम अमेरिका में थोड़ी रहते हैं। जो भारत की संसद में जो है अमेरिका को लेकर आपने बड़ी मार्के की बात कही, तो हम अमेरिका में नहीं रहते। इसीलिए समझिए कि अमेरिका की एक कोर्ट है, वहां अभी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, और लीगल प्रोसीडिंग अमेरिका की कोर्ट में चले और उसको लेकर भारत में संसद, तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अशोक भाई, आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दे दीजिएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप, मुझे पता है आप अडानी के समर्थक नहीं है, मैं जानता हूं। आप जो है एक, मुझे अडानी जी से क्या लेना भाई साहब, मैं तो देश का समर्थक हूं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अब जो इतने हमारे इन्वेस्टर्स का पैसे का जो नुकसान हुआ है, भारतीय इन्वेस्टर्स के पैसे को नुकसान हुआ है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। एक आरोप आपने भी लगाया था, याद है आपको, पिछली डिबेट में आपने कहा था तेलंगाना सरकार ने 100 करोड़ रुपए
लिए आप खूब चिल्ला रहे थे। अब वो भी बता दीजिए कि 100 करोड़ रुपए वापस कर दिए, बता दीजिए देश की जनता को। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अब सुनिए, जब कहीं पे आरोप लगते हैं वो आप समझिए, सुनिए सैयद जवाद, ये भी सुनिए सैयद जवाद, एक मिनट 100 करोड़ पर आ रहा हूं, 1 मिनट 100 करोड़ पर आ रहा हूं। हमारे जैसे पत्रकार जब कांग्रेस को आईना दिखाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है। अभी इसलिए आज भी आईना दिखा रहा हूं मैं कि जो अमेरिका के में हो रहा है उसको लेकर भारत की संसद का टाइम खोटा मत कीजिए। हमारा काम है आईना दिखाना। उस दिन भी मैंने आईना दिखाया था कि जब आप 100 करोड़ ले लेते हो तो नैतिक रूप से आप अडानी चिल्लाने के लिए आप में कोई नैतिक दम नहीं रह जाता, और आपने वापस करा ना, तो अब दोबारा आज आईना दिखा रहा हूं कि ये जो अडानी करके भारत में अमेरिका की कोर्ट को लेकर भारत में ठप करा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आईना समझ में दिख जाए चेहरा, और अगर उसके बाद समझ में आ जाए तो फिर कुछ सीख ले लीजिएगा। बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूं, जो भारतीय इन्वेस्टर्स के पैसे का नुकसान हुआ है वो कौन है? और अभी जब माधवीपुरी पूछ सेबी चीफ को अडानी को खुला बचाने के आरोप लगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और मुझे दुख के साथ अशोक भाई कहना पड़ता, क्योंकि आप एक सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार हैं। आप सरकार से कठिन सवाल करते हैं, और आप सरकारी मंत्रियों के पकड़ करके सवाल करते हैं, उनके ऊपर माइक रख करके सवाल करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस उस वक्त हुआ कि जब आपने माधवीपुरी पूछ जैसे लोगों से सवाल नहीं करा। और आज मुझको बताइए कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जब हम कह रहे हैं कि जांच करवाइए, तो आप जांच करवाने से भाग क्यों रहे हैं? सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? सवाल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन चलना। भाई, टैक्सपेयर का पैसा है, अपने पापा के घर से कोई पैसा नहीं लेकर के आया, और सवाल तो उठाए जाएंगे। मणिपुर में भी सवाल उठाए जाएंगे, अडानी के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे, और जो हिंसा हो रही है उसके ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे। अशोक भाई, सवालों से नहीं भागे जाएंगे। आप रिजल्ट को, जो रिजल्ट आ रहे हैं उस बिहार पे ये मान ले कि सत्ता पक्ष से फिर सवाल नहीं पूछना चाहिए। खत्म करने लोकतंत्र को। सर ऐसा है, नहीं, जो इन्वेस्टर के पैसे को नुकसान हुआ है, कौन देगा? सुनिए, सवाल तो बिल्कुल उठाने चाहिए डेमोक्रेसी में, और चुनावी हार जीत से सवाल का कोई मतलब नहीं। लेकिन जानते हैं मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? मुझे लगता है कि कम से कम जनता के मूड को समझना चाहिए। राहुल गांधी इस पूरे चुनाव में, महाराष्ट्र का जो चुनाव था, इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महाराष्ट्र का एक मुद्दा नहीं उठाते। मुद्दा क्या उठाते हैं? वो मुद्दा उठाते हैं, वो सेफ लेकर आते हैं। अडानी और अंबानी जी को, अडानी के साथ जो है फोटो निकालते हैं, जैसे एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो अडानी और मोदी का संबंध साबित करने में लगा देते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम नतीजा क्या निकलता है? क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, एक मिनट, नतीजा ये निकलता है, महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देती है। इतिहास में महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस को वो जगह दिखाई जो छोटी पार्टियां होती है ना, कल को हो सकता है एएमएम भी कांग्रेस की बराबरी कर ले। ऐसी एक मिनट मेरी बात पूरी नहीं हुई है, एक मिनट मेरी पूरी बात नहीं हुई है। तो कांग्रेस को जनता ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। उसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि ये जनता का मुद्दा है, तो आप लोग जनता को बेवकूफ समझ रहे हो। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। वो देखती है माधवी बुच को लेकर क्या हो रही है, वो देखते हैं अडानी को लेकर क्या हो रहा है, वो देखते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा। शरद पवार आपके सहयोगी थे, उन्होंने अडानी को लेकर कहा कि ये सब मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा अडानी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका कोई मायना नहीं है। उसके बाद आप शरद पवार को नहीं सुनना चाहते। मेरे कार्यक्रम के अंदर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कहा कि अडानी के ऊपर हमको कोई एतराज नहीं है, धारावी में जो टर्म्स कंडीशन है उस पर एतराज है। लेकिन आप लोग अपने सहयोगियों को नहीं सुनना चाहते, आप लोग जनता को नहीं सुनना चाहते, इसीलिए जनता उठा के कूड़ेदान में फेंक रही है। लेकिन आपने कहा उस बात पे, आपकी एक ही बात से मैं सहमत हूं, और वो सहमत इस बात से हूं, सवाल सबसे पूछे जाने चाहिए। और आज भी जो सवाल आप पूछ रहे हैं, प्रदीप भंडारी हैं, वो सवालों का जवाब भी देंगे, हम भी सवाल पूछेंगे। हाँ बोलिए 10 सेकंड बोलिए। इसी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कूड़े में फेंक दिया है। हाँ बिल्कुल फेंक दिया, क्योंकि झारखंड में फेंक दिया, इसीलिए झारखंड में फेंक दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं, हम सवाल भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे कि झारखंड में क्यों फेंक दिया। क्योंकि आप आदिवासियों के बीच नहीं जा पाए, आदिवासियों के बीच आप जो मुद्दे लेकर जाते थे वो नहीं पहुंचे, इसलिए झारखंड में फेंक दिया। बिल्कुल, जनता तो समझदार है, जनता तो समझदार है। प्रदीप भंडारी, जनता ने हमको दिया, हमने सरमाथे पे लिया, आपको झारखंड में जो दिया अरे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई 89 चुनाव हो गए, कब तक लॉन्च करते रहेंगे?
सवाल तो सबसे बड़ा ये है, एक दो चुनाव के बाद बीजेपी हारती है, लेकिन सुनिए एक मिनट सैयद जवाद सुनिए, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक मिनट सैयद जवाद, आपका मेरा हो गया, अब मैं आगे मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन एक बात अंत में कहकर मैं प्रदीप भंडारी के पास जा रहा हूं, आप ही का सवाल लेकर। सवाल यह है कि बीजेपी हारती है, बिल्कुल, एक मिनट, बीजेपी हारती है, और ये मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, पत्रकार होने के नाते ये कहता हूं, बीजेपी अपनी हार से सबक लेती है। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमट गई तो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया, जिसके परिणाम हरियाणा में और झारखंड में दिखे। और आपका जो नेताजी हैं 89 चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं पब्लिक तो ताली मार रही है, मैं और आपका मीडिया सेंटर, जो आपका मीडिया आईटी मीडिया सेल, जननायक, और वो जननायक के वीडियो देख कर लाहौट हुए जाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव हारते हैं। तो ये जो है ना, कम से कम उन जननायक को समझाइए कि जनता के मन में क्या, वो समझना सीखें। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक दो चीज उन्होंने कहा, जनता के पैसे का नुकसान हुआ। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि माधवी बुच को लेकर के कोई जांच नहीं हुई, अडानी इंपॉर्टेंट मुद्दा है देश का, आखिर उस पर संसद में बहस क्यों नहीं हो सकती। अशोक जी, मैं सैयद जी को शुरुआत के 20 मिनट तक सुन रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं तथ्य रखूं तो मुझे 2 मिनट सुन लें। मैं एक एक करके लिखता हूं। मैं चाहता हूं आपका कैमरा पर्सन अगर यहाँ पे थोड़ा जूम इन करे, एक फोटो दिखाना चाहता हूं कि बहुत प्रसिद्ध फोटो है। यहाँ पे ये जिनकी बात कर रहे थे, जिस इंडस्ट्रियलिस्ट की, वो है जीजा जी के साथ में रॉबर्ट वाड्रा के साथ में। ये तब की फोटो है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। तो ये किसके साथ कनेक्शन है, ये देश की जनता देख रही है और महाराष्ट्र में भी देखा है। पॉइंट नंबर 1। अब आपने जनता के पैसे की बात करी, ये है बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कि हर मिनट संसद को चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्च होता है। राहुल गांधी के डिसरप्शन की वजह से 1615 घंटे वेस्ट हो चुके हैं लोकसभा के अंदर, ओवरऑल 16 लोकसभा में, जिसमें 306 घंटे लोकसभा के वेस्ट हुए हैं। और इसके कारण जो टोटल नुकसान हुआ है वो 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। जनता के पैसे का राहुल गांधी ने नुकसान किया है। तो इनको, जब मैं क्यों कह रहा हूं राहुल गांधी के नुकसान की, याद करिए वो पुराना वीडियो, अगर मैं चाहूंगा ये भी दिखाया जाए आपके द्वारा कि कैसे राहुल गांधी मास्टरमाइंड कर रहे थे। आपको याद है जब पिछले संसद के अंदर अशोक जी, कि कैसे वो अपने सांसदों को कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की स्पीच के बीच में डिसरप्ट करो और वेल में आ जाओ। तो ये जनता के पैसे को लूटने का काम राहुल गांधी ने किया है। इनके लिए 1700 करोड़ बड़ी बात नहीं, पर इन्होंने टैक्स पेयर का मनी नुकसान किया। अब जननायक की बात करते हैं और असली बताता हूं राहुल अशोक जी दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी 88 चुनाव के अंदर राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का प्रयास कर चुकी। जनता ने क्या कहा, 2019 हारे, 2019 में आंध्र प्रदेश हारे, सिक्किम हारे, उड़ीसा हारे, अरुणाचल हारे, हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, बिहार हारे, असम हारे, केरल हारे, पश्चिम बंगाल हारे, गुजरात हारे, पंजाब हारे, उत्तराखंड हारे, गोवा हारे, मणिपुर हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, 24 में लोकसभा हारे, उड़ीसा हारे, आंध्र प्रदेश हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। और इसके बाद भी अगर जनता के बीच में कांग्रेस का आईटी सेल इनको जननायक कहे और जनता अपना वर्डिक्ट दे अशोक जी, तो इससे बड़ा मिरर कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं बात हमारी नहीं है, बात ये जनता विरोधी हो चुके हैं ये। और अजीब कनेक्शन है अशोक जी, इनको हिंदुस्तान के कोर्ट में विश्वास नहीं, अमेरिकी कोर्ट पे विश्वास है। अमेरिका जाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं। तो ये विचित्र कनेक्शन क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? क्योंकि संसद के अंदर जनता का पैसे का नुकसान हो रहा है। लेकिन माधवी बुच को लेकर वो कह रहे हैं कि जांच नहीं हुई और अडानी पर डिस्कशन करने में क्यों मैं बताना चाहता हूं, कोई किसी के पीछे नहीं हट रहा है, पर मैंने आपको फोटो दिखाई। जब हम तथ्य दिखाना शुरू करेंगे दिक्कत इन्हीं को होगी। रूल की इन्होंने बात करी है, रूल की जो इन्होंने बात करी है 257 रूल की बात है, जिस 267 रूल के अंदर जब तक चेयर की परमिशन नहीं ले सकते तब तक डिस्कशन नहीं हो सकता। इन्होंने प्री चेयर को इन्फॉर्म नहीं किया था। कांग्रेस के बपौती पे संसद नहीं चलती, संसद रूल के हिसाब से चलती है। इनको मैं कहना चाह रहा हूं। ओके, एक मिनट सैयद जवाद रुकिए, मैं आऊंगा। सैयद जवाद रुकिए, मैं एक मिनट सैयद जवाद रुकिए एक मिनट। किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, रुकिए एक मिनट, रुकिए। मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रहा हूं। किशोर तिवारी जी, किशोर जी, जो कुछ संसद में इस वक्त हो रहा है, आप भी आपकी पार्टी जो है वो विपक्षी गठबंधन, लेकिन इससे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं
प्रदीप भंडारी जी सुरक्षित तो है ना? प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट, प्रदीप भंडारी सुरक्षित तो है ना? क्योंकि किशोर जी ने कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल में कहा था कि इस बार सरकार आएगी तो तालोजा जेल में प्रदीप भंडारी जी को भेज दिया जाएगा। तो किशोर जी, अब सुरक्षित है ना? वो तालोजा जेल तो नहीं भेजेंगे? मेरे को लगता है जनता ने इनको जनता की अदालत के अंदर भेज दिया किशोर जी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आप मेरे से उम्र में बहुत सीनियर है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आप जैसे बड़े बड़े नेताओं को देखता हूं, पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको कह रहा हूं। बोलिए किशोर जी। एक आधा चुनाव जीत लिया तो क्या हुआ, चलता है। हाँ, लेकिन इतनी बुरी तरह हार होगी लगा नहीं था। अवधेश जी कपड़े सी लिए थे हमारे कई नेताओं ने, हाँ, वो ओथ सेरेमनी के, वो खराब गए। हाँ, अच्छा नहीं लगा मुझे। जो कद्दावर नेता, हाँ, कद्दावर नेता सीएम बनने वाले थे, वो चुनाव हार गए। कभी कभी दिल टूट जाता है, ठीक है। आपने भी सिलवाए थे क्या? आपने क्या अचकन सिलवाया था कि कुर्ता पैजामा सिलवाया था नया, या शेरवानी थी? अरे वो अस्कन और वो शेरवानी से लोगों को नफरत है बाबा, वो सफेद कपड़ों। अरे तो स्पेशल टिकट लेके दिल्ली आ गए थे अशोक जी, पहली बार ये स्पेशल टिकट लेके दिल्ली में स्टूडियो से डिबेट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे का रिवाइवल हो गया, जनता ने बोला टाटा बाय बाय, इसीलिए किशोर जी को दिक्कत है। हाँ, तो नहीं, इसीलिए विचारधारा को कभी में ही सरेंडर करना चाहिए। उनको तकलीफ तो होगी, उनके नेता अगर उनकी पार्टी आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़प्पन दिखा रहे हैं वो, कि भाई हमें दुख हुआ और दुख होना चाहिए, ठीक बात है। एक चुनाव हारने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बोलिए किशोर जी। हाँ, और हमको सीखने को मिला ना कि कैंपेन फोकस नहीं रख पाए हम। राज्य सरकार में संविधान का कोई लेना देना नहीं होता, राज्य सरकार के अधिकार नहीं रहते, तो संविधान की किताब लेके घूमना भी गलत था। दूसरा आप क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए सर, मैं चाहता हूं ये आप दोबारा बोले जो आपने बोला। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट अवधेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। कई दिन से बोल रहे हैं। हाँ, बोलिए किशोर जी। नहीं, मैं एक बात समझा देता हूं कि राज्य सरकार, देखो लोकसभा में संविधान का मुद्दा चला था क्योंकि संसद को अधिकार है, लेकिन अब राज्य सरकार के अंदर सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो बोला वो बोलते फिरोगे तो उसका विपरीत परिणाम हुआ। और खरगे साहब ने भी वो जो लाइन ली थी कि वो आरएसएस भी नागिन है बोले, वो भी गलत है। और बार बार हमारे तरीके साथी रहते हुए हमको इसका नुकसान उठाना पड़ा ना। तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, अब मैं आता हूं। देखो, मैंने कानून में और इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ा है। अमेरिका के अंदर भारत के 4 स्टेट के अंदर सोलर एनर्जी के प्लांट लगाने के अंदर अडानी और अमेरिका के कंपनी के बीच टकराव को देखते हुए वहां पर 25 करोड़ डॉलर दिए गए, ऐसा कहा गया। ठीक, लेकिन ये मुद्दा बहुत सीरियस है। और क्या बिगड़ जाएगा अगर संसद, देखो इसमें 1 लाख करोड़ का नुकसान तो आंध्र प्रदेश को हुआ था। मैं बता रहा हूं ना कैसे कैसे लोगों ने चोट खाई है। भारत के अंदर 3.5 लाख करोड़ का नुकसान राज्य सरकारों का हुआ है। और अमेरिका के कोर्ट ने क्या किया उससे मुझे करना नहीं है। वहां के जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज है उनकी रिपोर्ट पर उन्होंने कुछ किया है, तो मैं अभी बता रहा हूं ये सेबी के अख्तियार में आता था और सेबी ने इस पे कार्रवाई करना था। आज क्या हुआ, आज उन्होंने पूछा कि इस पे डिस्कशन हो जाए, तो मैं बोलता हूं कि डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन कितना। देखो बीजेपी ने भी बोफोर्स पे पूरा का पूरा संसद सत्र चलने नहीं दिया, और अभी कांग्रेस भी वही कर रही है, एक एक विषय निकाल के संसद नहीं चलने दे रही। मैं बोलता हूं कि बुनियादी तौर पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। और अब एक दिन की छुट्टी आई है तो अभी कल जाके चर्चा हो जानी चाहिए, उस पर बैठकर और मार्ग निकलना चाहिए। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जी ने एकदम ऐसा, उनकी एक गरिमा है कि ये लोग को रिजेक्ट कर देते हैं। कितने चुनाव तुम 89 89 चुनाव हारे। दिख रहा है ना हार रहे,
लोगों का विश्वास संपादन करेंगे, समय लगता है ना। अभी वो ये संजय राउत को ये बात बोले ना अशोक जी, जो तो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके ईवीएम से लेके लोकतंत्र को कह रहे हैं। आज जो किशोर जी ने लाइन ली है ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन की लाइन है, पर क्या ये जाके संजय राउत जो इनके पार्टी की ऑफिशियल लाइन लेते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं महाराष्ट्र की वर्डिक्ट के लिए, जो ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं महाराष्ट्र की वर्डिक्ट के लिए, जो कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में महाराष्ट्र की वर्डिक्ट के लिए, उसके लिए संजय राउत को देश से माफी मांगनी चाहिए? हम भी झारखंड के अंदर हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नतीजे नहीं आए, इसका ये मतलब थोड़ी कि हमने ईवीएम को ब्लेम कर दिया, किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ब्लेम कर दिया। अशोक जी, मैं जानता हूं आप एंकर हो, आपका शो है, लेकिन ये प्रदीप भंडारी मुझे मालूम है गोल गोल डांस करके भी वो एंकरिंग करता था और बाद में घंटी बजा के भी करता था, लेकिन आज वो एंकर नहीं है, वो बीजेपी का प्रवक्ता बना है। बीच में वो किशोर जी, मैं आपसे वापस से कहूंगा, मुझको जो बोलना है बोलो। आप नामदार आदमी हो, आप किसी भी छोटे से गरीब को और मध्यम वर्ग को इसी तरीके से कह सकते हैं। आप संजय राउत से, मैं कह रहा हूं एज भारतीय जनता पार्टी में आपसे कह रहा हूं, एक सवाल वो उठा रहे हैं, एक सवाल वो उठा रहे हैं कि भाई आप मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी को लेकर वो कह रहे हैं इसलिए, और पूरे इंडी गठबंधन का भी यही स्थिति है ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसलिए ये सवाल जो है अपने आप में लेजिटिमेट हो जाता है ना। एक मिनट ये देखो, लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने जीत लिया, 8 दिन के बाद नाना पटोले बोले कि हम बड़े भाई हो गए। हमारा मुख्यमंत्री को क्या लेना दे, 5 महीने तक मुख्यमंत्री और सीटों की लड़ाई करते रहे, बी फॉर्म देने तक लड़ते रहे, परिणाम ऐसे आएंगे, परिणाम ऐसे आए। लाड़की बहन योजना इतनी अच्छी थी, उसकी भ्रष्टा न करें, शुरुआत में हाईकोर्ट में जाके रोकने का प्रयत्न किया और फिर जाहिरनामा लेके आए कि हम डबल कर देंगे। ऐसा नहीं होता, लेकिन नहीं तो प्रदीप यही कह रहे हैं सर, प्रदीप यही तो कह रहे हैं, एक मिनट, प्रदीप यही तो कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं कि पर संजय राउत फिर अब चीफ जस्टिस का, फॉर्मर चीफ जस्टिस का चंद्रचूड़ की वजह से आ रही है सब, वो यही कह रहे हैं कि आप लोग अलग अलग भाषा में बात कर रहे हैं सर। देखो यार, अभी मैं अशोक तुमको बोलूं क्या, अगर आज पूरी तरह हार जाए तो ठिकरा फोड़ने के लिए वो रात भर विचार करके सवेरे ठिकरा फोड़ता है। अब गलत ठिकरा फूट गया होगा तो उसको करेक्ट करेंगे ना हम। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, सुबह के राष्ट्र के नाम संदेश देना और दोपहर को नाना पटोले ने उसका खंडन करना, ये सबसे ये किरकिरी हमको महंगी पड़ी। लेकिन अवधेश जी, अरे वो जैकेट कितने दिन चलाएंगे? 10 सेकंड जवाब दूंगा इनको। ये जैकेट नहीं बदल रहे। अवधेश जी के पास, अशोक जी 10 सेकंड। मेरे को जनता मैसेज कर रही है, देखो किशोर जी, जितना आपको मुझे पर्सनल कहना है कहिए, ये आपके संस्कार है और जनता ने आपके संस्कार में आपको जमानत जब्त पार्टी करके उद्धव ठाकरे का जो बुरा हाल हुआ है वो स्थिति हो गई है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं 10 सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतना लाइटली ले रहे हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरीके से पब्लिकली डिस्क्रेडिट किया, और ये लाइटली लेने की बात कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पब्लिकली डिस्क्रेडिट किया और लाइटली लेने की बात कर रहे हैं। कोई किशोर तिवारी एक उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता है, उनके पास शिवसेना भी नहीं है। ओके ओके, हाँ जवाब दे दीजिए, चलेगा नहीं किशोर जी? ओके, एक एक करके जवाब दे दीजिए किशोर जी, फिर मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूं। अरे वो तो संजय राउत की आलोचना ही कर रहे थे, प्रदीप भंडारी की आलोचना कहां कर रहे थे? वो संजय राउत पर ही हमला कर रहे थे कि सुबह राष्ट्र के नाम संदेश देता है, फिर वो उसके कांग्रेस के अध्यक्ष खंडन करते हैं। आपने ध्यान से नहीं सुना, अब उनको उधर जाना है, पार्टी उनकी खत्म हो गई है, वो रास्ता बना रहे हैं, प्रदीप भंडारी बीच में बाधा डाल रहे हैं। हाँ किशोर जी, किशोर जी आप बोलिए, एक और हमला हो गया आप पर। हाँ बोलिए किशोर जी। अरे मैं एक बात क्लियर कर रहा हूं, अगर कोई समीक्षा करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो वो पार्टी बदल दे रही है कहां से? मैं बता रहा हूं, मैं मुद्दों से लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे एग्रेरियन क्राइसिस पर जो कोर सॉल्यूशंस पे काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं उनसे दूर गया हूं। अब हमको जनता में जाके हमारी बात रखकर हमें जनाधार बढ़ाना है, और कठिन तो हो गया है, लेकिन ऐसा चैलेंज रहते हुए जो आदमी काम करेगा वही टिकेगा। अब मैंने बताया, मैंने है ना प्रदीप भंडारी को क्या बोला था कि लास्ट टाइम उनको तलोजा में रखे थे तो असुरक्षितता थी, इस वक्त उनको हम टॉयलेट वगैरह ठीक देंगे कहा था। अब तो उनकी सरकार आई है,
अब उनकी अरेस्ट तो होगी नहीं, वो टीवी पे आकर कुछ भी बके। मेरा मानना है अशोक जी, इनका मानसिक संतुलन जो है खो चुके हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं किशोर जी को, नहीं किशोर जी तब से इस डिबेट में पर्सनल हो रहे, मेरे संस्कार इनसे पर्सनल होने के नहीं है, पर मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं थोड़ा सा अपने, एक बार किशोर जी थोड़ा सा मानसिक संतुलन को चेक करा लीजिए। जस्ट आपकी उम्र ज्यादा है, इसका यह मतलब नहीं कि आप टीवी पे आके उलझुल बातें करें मेरे और मेरे पार्टी के प्रति। जनता ने आपको और आपके घमंड को उखाड़ दिया है, जरा आत्मचिंतन करिए। चलिए मैं विषय पर एक बार फिर आ रहा हूं, अवधेश जी का आपके पास है, लेकिन उससे पहले एक बात किशोर तिवारी जी, मैंने एक राजनीतिक विश्लेषक की बड़ी अच्छी टिप्पणी सुनी, मुझे लगता है कि वो आपको समझनी चाहिए कि जो वैचारिक घालमेल आपने किया ना, तमाम कारण है, आ रहा विषय आज का नहीं, लेकिन सिर्फ बता रहा हूं। किसी ने कहा कि भाई स्वर्णा भवन जो है दिल्ली का एक रेस्टोरेंट है, बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है, और वो साउथ इंडियन बहुत अच्छे है, साउथ इंडियन में सारे वेज चीजें बड़ी अच्छी। तो अगर स्वर्णा भवन हैदराबादी बिरयानी बेचने लगेगा तो लोग जो है सोचेंगे क्या हो गया स्वर्णा भवन को, फिर वो लोग जो स्वर्णा भवन के जो लोग जाने वाले हैं वो भी नहीं जाएंगे। तो वो शिवसेना के साथ कुछ ऐसा ही हो गया, बोर्ड स्वर्णा भवन का था, हैदराबादी बिरयानी बेचने लगे तो इसलिए ये सब हो गया। लेकिन अवधेश जी को एक बात करता हूं, एक बात मैं करता हूं, स्वर्ण भवन ये पूरे दुनिया में आप कहीं भी जाओ उसकी ब्रांच आपको मिलेगी। हाँ, और भारत के आजकल सभी अच्छे व्यंजन वो सर्व करते हैं, लेकिन वो शाकाहारी है। हाँ, इसीलिए तो उसमें हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी ना सर। आपका भी स्वर्ण भवन बहुत बढ़िया था, लेकिन आपने उसमें हैदराबादी बिरयानी बेचनी शुरू कर दी। दिक्कत वहां से आ गई। चलिए अवधेश जी नहीं, आपकी बात का गंभीरता से हम विचार करेंगे। चलिए ठीक, और हम हमारे अंतर्देव से हारे हैं, हमको क्या बीजेपी हरा सकती। चलिए अवधेश जी, छह उम्मीदवार खड़े हो गए तो क्या करेंगे। अवधेश जी, कुल मिलाकर अब ये जो जिस राह पर राजनीति जा रही है, देखिए 89 जो प्रधानमंत्री ने कहा 89 चुनाव, वो तो ठीक बात है, चुनाव के बाद किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, किसी को हारा तो उसकी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, लेकिन संसद में वही कहानी दोहराई जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अननेसेसरी एक हेडलाइन क्रिएट करना, और वो भी विदेश से एजेंडा आता है और देश में जो है उस पर बवाल हो जाता है। अशोक जी, विपक्ष के 2 प्रतिनिधि आपके टेलीविजन चैनल पर है, इन्होंने जब यहाँ आपसे आधा घंटा खींच लिया तो उतने लोगों को आप मानते हैं कि वो संसद चलने देंगे? और जो कुछ भी बोला है उसका कोई एक आधार हो तार्किक तो मुझे बता दीजिए। हालांकि किशोर तिवारी पर प्रदीप जी और आपने बेकार हमला किया, उन्होंने अपनी पार्टी की आलोचना की, संजय राउत को कटघरे में खड़ा कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा कर दिया, राहुल गांधी का विरोध कर दिया। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? सुनने की दिक्कत थी। क्योंकि देखिए, पहली बात तो यह है कि इस बार अब शिवसेना के मेरे ख्याल से 2 विधायक रह जाएंगे, 16-17 उधर जाने वाले हैं उद्धव ठाकरे के, वो पार्टी खत्म हो गई। वो जो उन्होंने अब हारे हुए, पिटे हुए, जनता के द्वारा नकारे हुए अपने जीवन के संपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को छोड़कर केवल सत्ता के लिए जाने वालों का कुछ काल तक तो समर्थन मिल सकता है किसी कारण, या दिख सकता है, वो अस्थायी नहीं होता है। इसलिए तो भूल जाइए, 2 पार्टी तो खत्म हो गई। हो सकता है 10 के 10 विधायक शरद पवार को छोड़ के अजीत पवार के पास चले जाए और विपक्ष में केवल कांग्रेस के 16 विधायक वहां रह जाए। इसकी संभावना पूरी है। अगले हो सकता है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आपको दिखाई दे जाएगा। तो किशोर तिवारी को भी यह पता है। लेकिन देखिए, हम लोग जो बात करें, आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण। उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया इस समय हमारी ओर विश्वास से दिख रही है और हमको उस जिम्मेवारी का दायित्व को समझना होगा कि हम एक वर्ल्ड लीडर बने। उन्होंने ये कहा नहीं, लेकिन विश्व में हमारी इस समय भूमिका, जिस प्रकार से दुनिया इस समय संघर्षों में उलझ रही है, अराजकता है, उसमें भारत की भूमिका बढ़ गई हुई। और भारत की भूमिका चूंकि बढ़ी है, इस कारण विदेश की भी शक्तियां, कुछ देश की भी शक्तियां उथल पुथल पैदा करके, ऐसी घटनाएं ला करके हमारे विकास की, हमारे जो दुनिया में हमारा प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। उसमें हमारी जिम्मेवारी क्या है? आप पराजित होने के बावजूद अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि जनता क्यों नकार रही है, तो फिर इसका क्या चारा है? लेकिन ये विषय केवल संसद मतलब विपक्ष तक सीमित नहीं है। अब आप देखिए, मतलब हमारे देश में देखिए, कोई नहीं कहता है कि गौतम अडानी हो या कोई उद्योगपति है किसी को घूस दिया है, नहीं दिया है, हम आप गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन भारत में घूस की चिंता अमेरिका को हो गई है।
जबकि वहां इतने लॉबिस्ट हैं, स्वयं पैसा लेके अलग अलग कंपनियों और उसकी कर रहे हैं और उसके वो वहां चिंता हो गई, वहां मुकदमे हो गए न्यूयॉर्क में, जहां की अल्ट्रा लेफ्टिस्ट डेमोक्रेटों का अभी भी शासन है और जज साहब रिटायर होने वाले हैं, वो भी डेमोक्रेट हैं। उसको लेकर के भारत में इतना हंगामा हो रहा है, जबकि राहुल गांधी जी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो पिछले बार की संसद सत्र में आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को छोड़ करके उन्होंने क्या मुद्दा उठाए थे, तो किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, उनको हंगामा करने की क्या जरूरत है, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। मूल बात यह है कि इस देश में जनता ने जो जनादेश दिया है वो तो है ही है, लेकिन क्या विपक्ष के इस रवैये के खिलाफ, जिससे भारत की पूरी दुनिया में साख गिर सकती है, एक ब्रांड के रूप में जो भारत खड़ा हो रहा है, उसको धक्का पहुंच सकता है। हम एक घूसखोर देश, एक क्रोनिक कैपिटल देश अगर घोषित कर दिए जाए दुनिया में, जो षड्यंत्र चल रहा है, अगर विपक्ष उसके नाते खड़ा होकर संसद का भी उपयोग कर रहा है, तो इस देश की जनता और हर पार्टी आ रहा हूं चुप रहो यार, कर रहे आधे घंटे बोल चुके हो उस समय से। एक सेकंड बोले अपनी बात पूरी कीजिए। राहुल गांधी के बाद 22-23 मिनट आदमी बोला, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। उंगली उठा रहा है, 22 मिनट गैर जिम्मेवार तरीके से बात कर रहा है। सर आप अपनी बात पूरी, अवधेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, मेरा समझे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये देश के सभी एक्टिविस्टों के लिए, मीडिया के लोगों के लिए, विपक्ष के भी नेताओं के लिए समय है कि क्या इस देश को इस प्रकार से दुनिया में हमारी साख गिरे, हमारा शेयर मार्केट गिरे, हमारे देश में नहीं। एक लाइन इसमें सुनिए, सोलर के एरिया में, कार्बन उत्सर्जन रोकने के एरिया में भारत लीडर बन के दुनिया में खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, 102 देश उसके सदस्य हैं और उसका सेंटर यहाँ है। पूरे अनेक चीन से लेकर सारे चाहते हैं कि सोलर एनर्जी में नहीं बढ़े। ठीक है जो बात आप कह रहे हैं उसको घुमा फिराकर उस बात को किशोर जी ने भी कहा कि ये जो कॉमरेड्स की भाषा, ये जो उसके इस भाषा से और मुझे लगता है इस राजनीति से भी बचने की जरूरत है। मैं आ रहा हूं 1 मिनट सैयद जवाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं प्रदीप आ रहा हूं छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा आज कर रहे हैं जिस तरह से संसद में एक बार फिर से हंगामे की शुरुआत हुई और अडानी के मुद्दे पर, और साथ साथ जो है अभी अगले कई दिन तक इस मुद्दे पर संसद में हंगामा होगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है
क्योंकि एक टूल किट जो है बाहर से आई है और उस टूल किट को विपक्ष ने आगे बढ़ाया। इसी सब पे चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो जनता का फैसला है उसको भी कम से कम उसमें जो मैसेज है उसको भी अगर पढ़ लिया जाए तो फिर गनीमत होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं। बहुत सारे यंग सांसद हैं जो बोलना चाहते हैं, भारत की एक अलग छवि बन रही है, लेकिन क्या उस सबको इससे ध्वस्त करने की, उसको धक्का पहुंचाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, प्रदीप भंडारी बीजेपी से, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद जवाद आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक बात जो किशोर जी ने कही मैं वहां से लेकर अपनी बात उठा रहा हूं। किशोर जी ने कहा इंटरनेशनल उन्होंने लॉ वगैरह जानते हैं और ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अमेरिका की एक अदालत में मुद्दा उठ गया, ठीक है, वो अभी आरोप पत्र है, आगे जांच चलेगी, उसको लेकर कांग्रेस इतना एक्टिव है कि अमेरिका की एक कोर्ट ने कह दिया, लेकिन भारत की तमाम जांच एजेंसियां पन्नू को कह रही हैं कि यह मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। उसके ऊपर राहुल गांधी विपक्ष एक शब्द नहीं बोलते। थोड़ा सा ज्ञान अमेरिका को भी दे दीजिए कि वो आतंकवादी है, उसको हमें सौंप दीजिए, उस पर तो आप लोग कुछ नहीं बोलते। बल्कि पन्नू और राहुल गांधी के तो ऐसा लगता है कि जो एक दूसरे की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका में जाके कहते हैं कि सिख जो है पगड़ी नहीं पहन सकते, पन्नू कहता है बिल्कुल हम तो यही कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने हमारी बात को आगे बढ़ाया। तो ये क्या है कि पन्नू को लेकर चुप ही है और अडानी को लेकर जो है एजेंडा है। अशोक भाई, मैं लगातार सुनता भी रहा, प्रदीप भंडारी को भी सुना, वरिष्ठ पत्रकार साहब को भी सुना, लेकिन अडानी पर इनका अभी तक आ नहीं निकल रहा है। और अडानी के मुद्दे को लेकर के अगर कोई बात चर्चा हो रही है तो चर्चा कराने में क्या परेशानी है, आप मुझको ये बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस व्यापारी ने भारत की छवि खराब करी है। भारत के इन्वेस्टर का पैसा जो है वो डूब रहा है और यहाँ आज अडानी के समर्थन में खड़े हुए हैं। और अब जो लोग अमेरिका के अंदर बिजनेसमैन या बिजनेस करने जाएंगे तो उनकी साख के ऊपर एक प्रश्न खड़ा होगा। ओके, ठीक है, ये लोग अडानी पे खामोश है। ओके, एक मिनट, ये लोग अडानी पे खामोश है। एक मिनट, ये लोग सुनिए ना, ये लोग अडानी पे खामोश है। आपका वैलिड सवाल है, मैं दोबारा अभी पूछता हूं। मैं पूछ रहा हूं पन्नू पे राहुल गांधी क्यों खामोश है? मैं सिंपल एक बात कह रहा हूं, अभी जो अडानी का मुद्दा है, अरे मैं सिंपल पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कहा अडानी पे पूछ लेता हूं। अडानी पे ये लोग खामोश हैं, पन्नू पे राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? बिल्कुल कोई खामोश नहीं। अरे एक बार बताइए पन्नू का, एक बार बताइए, अगर राहुल गांधी ने एक बार कहा कि पन्नू, एक बार कहा कि अमेरिका को कहा, अमेरिका में जाकर कहा कि पन्नू भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, इसको भारत में भेजो, एक बार कहा राहुल गांधी को, बताइए। अरे सर मुझे बताइए, एक बार राहुल गांधी का बयान सुनाइए। सैयद जवाद, एक बार राहुल गांधी का बयान सुनवाइए, एक बार राहुल गांधी का बयान सुनवाइए पन्नू को लेकर। उन्होंने अमेरिका में या भारत में यह कहा कि भारत की जांच एजेंसी का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, इसको भारत को सौंपिए। कब कहा मुझे बताइए। अरे पन्नू को लेकर बताइए ना, शोर मचाने से नहीं होगा ना। हो गया, चलिए अडानी पे मैं पूछ लेता हूं। ओके, अब रुकिए, इनकी आवाज नीचे करिए, आवाज डाउन कीजिए, मैं आवाज डाउन कीजिए। अब मैं इनसे अडानी पे सवाल पूछ रहा हूं, अडानी पे इनका जवाब होगा और उसके बाद पन्नू पे आपका जवाब होगा। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते, बोलिए। अशोक जी, जो कंपनी की बात हो रही है वो कंपनी अपने आप को डिफेंड करेगी और रूल ऑफ लॉ जो है वो अपना काम करेगा। एक मिनट रुकिए, सैयद जवाद रुकिए। नवंबर 23, 2024 को सेबी का स्टेटमेंट है कि जो एलिगेशंस लगे हैं उसमें सेबी ने उस कंपनी से नोटिस मांगा है और जवाब मांगा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सेबी के अंदर आता है और सेबी अपना कार्य कर रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत की कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, इन लोगों ने इसी तरीके से हिंडनबर्ग का मामला निकाला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया था, फिर भी नहीं माने। ऐसे ही करके आप याद करिए कि इन्होंने HAL और रफाल की बात करी थी, फिर कोर्ट ने अपना मामला सुनाया था। तो ये राहुल गांधी का सीजनल है कि एक देश की जनता के सामने वो झूठ फैलाना चाहते हैं। मैं बताऊंगा क्यों। अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ अशोक जी, अपर कास्ट हिंदूज के 63% वोट शेयर महायुक्ति को मिला, मतलब अपर कास्ट हिंदूज ने इनको रिजेक्ट किया। मराठा कुंबी ने इनको रिजेक्ट किया, 64% वोट शेयर महायुक्ति को मिला। अदर ओबीसीज ने 60% वोट महायुक्ति को डाला, जब ओबीसीज ने राहुल गांधी को रिजेक्ट किया। दलितों का मेजॉरिटी वोट जो है वो महायुक्ति को मिला, जब दलितों ने इनको रिजेक्ट किया। आदि मुसलमानों का भी इनको मेजॉरिटी वोट नहीं मिल पाया, उसमें भी स्प्लिट वोट रहा। मतलब जनता ने कहा कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो देश का एजेंडा नहीं है, क्योंकि देश चाहता है कि वो विकास के रथ पे जाए। हम हर इंक्वायरी के लिए रेडी है, पर इनको जवाब देना चाहिए पन्नू जैसे आतंकवादी पे चुप क्यों रहते हैं। इनको जवाब देना चाहिए, इनको हाफिज सईद क्यों इंडोर्स करता है, और इनको जवाब देना चाहिए जनता का हर महीने 2.5 लाख का पैसा क्यों नुकसान पहुंचा रहा है। सैयद जवाद एक लाइन में, पन्नू पर राहुल गांधी की खामोशी के क्या मायने?
मुद्दा पूरा डेल कर दिया। मुद्दा आपके लिए एक आतंकवादी मुद्दा नहीं है क्या? मैंने सवाल पूछा आपसे पन्नू के ऊपर राहुल गांधी खामोश क्यों है, मुझे बताइए। आज आपने अडानी पर रखी है, पन्नू पर रखी है। अरे भाई मैंने पूछा, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार पूछ रहा हूं। पन्नू एक आतंकवादी है, भारत की जांच एजेंसियों ने कहा। अगर आपको अमेरिका की कोर्ट में इतना भरोसा है, अमेरिका की कोर्ट को लेकर आप अडानी पर सवाल उठा रहे हैं, वो उठाइए, बीजेपी जवाब देगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पन्नू को लेकर क्यों खामोश हैं? बोलिए। 1993 में कांग्रेस की सरकार ने मुद्रा कोड जो है 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर पे इस इंडस्ट्रीज की कंपनी को दिया था। क्या चाह रहे हैं ये? अरे 10 सेकंड यार, हम सुनते रहते हैं, हमने आपके देखे हैं। पन्नू पे बोलिए। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। अडानी को पर आप बात पन्नू पे हो गया, ब्रेक ले रहा हूं मैं, हो गया। अडानी पर आपकी पूरी डिबेट अडानी पर है। मैंने बार आपसे, मैंने अडानी पर पिछले 40 मिनट से चर्चा कर रहा हूं, और आपने जो कहा, मैंने 2 बार प्रदीप भंडारी से सवाल पूछा, अवधेश जी में जवाब दे देंगे, लेकिन आपके मुंह से पन्नू का नाम क्यों नहीं निकलता है? आपके मुंह से और राहुल गांधी के मुंह से पन्नू का नाम क्यों नहीं निकलता है? वो पन्नू जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, उसका नाम आपकी जबान लड़खड़ाने लगती है पन्नू का नाम लेने में। इतना किस बात का खौफ है भाई? पन्नू का इतना खौफ है आप लोगों के, जबान लड़खड़ाने लगती है। एक बार अमेरिका को कहिए ना, राहुल गांधी एक बार कहें कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, अमेरिका को कहें कि भारत को सौंपे। एक बार कहने की हिम्मत करिए सर, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। ब्रेक के बाद आ रहा हूं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं जनता ने नकारा, हुड़दंगबाजी का सहारा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। किशोर तिवारी जी, आपसे जानना चाहता हूं, आप ठीक है, धारावी इशू को लेकर आपको अडानी से अडानी उस प्रोजेक्ट को आपको लेकर के आपने भी विरोध किया, लेकिन ओवरऑल आपको लगता है कि क्या पूरे देश में अडानी ही मुद्दा है, कि जब होगा तब संसद में अडानी के मुद्दे पर ही ठप होगी? नहीं, अभी जो अमेरिका में 2200 करोड़ रुपए घुस दिए भारत के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, ये मामला भारत के हिसाब से प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आता है। और भारत सरकार के तरफ से ना तो कोई रेगुलेटर काम कर रहा है, नहीं तो कोई एजेंसी काम कर रही है। अमेरिका कोर्ट ने इसमें तथ्य मानकर चार्जशीट मंजूर करते हुए ये उनको अरेस्ट वारंट भी छोड़ा है। देखिए, अभी ये मुद्दा है, परंतु एक बात मैं बताता हूं, या पन्नू कौन है ये मुझे मालूम नहीं। किसान आंदोलन के वक्त भी ये इसके स्टेटमेंट आए। अभी ये पन्नू सरी के लोग है, ये सज्जाद नोमानी बोल के कोई पन्नू कौन है मुझे मालूम नहीं। इसी बात कर रहे हैं। अरे नहीं, रुको, पन्नू कौन है मुझे मालूम नहीं है। अरे अवधेश, अरे आपके जैसा व्यक्ति, अरे सुनिए, आप पुराने पत्रकार हैं, कम से कम आतंकवादी को तो बोलने का साहस करिए। अरे मैं बोलता हूँ। अरे मैं बोलता हूँ
कनाडा में बैठकर आतंकवाद कर रहे हैं और वो आतंकी को मारने के जो एक मिनट पहले बोल रहे थे पन्नू नहीं पता है, अब 1 मिनट बाद बोल रहे हैं कि कनाडा के अंदर आतंकवाद पता है। देख रहे हैं आप किस तरीके से आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कह सकते। ओ बाबा देखो, बच्चों को बुलाया मत करो, मैं बोला ना। अरे नहीं, पर्सनल नहीं, बहुत बात हो ये पर्सनल। प्रदीप भंडारी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए बच्चा अरे मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए आप बीच में मत बोला करो। जब मैं समय कम है, जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक मिनट, ये उपद्रवी लोग हैं। भारत के अंदर भारत की सार्वभौमता के लिए कोई भी खतरा नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं, और संवैधानिक अधिकार सबके स्थिर है और सरकार कुछ उसको हाथ भी नहीं लगा रही है। लेकिन इस चुनाव में भी किरकिरी हमारी हुई ना, वो सज्जाद नोमानी जी ने जबरदस्ती हमें सपोर्ट कर दिया। उसमें फिर कौन था, वो उलेमा बोर्ड था, उसने डिमांड लेके आ गया। अब मुझे बताइए, राज्य सरकार कोई रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दे सकता है? सर, बीजेपी के उद्धव ठाकरे सो रहे थे। उद्धव ठाकरे चुनाव के पहले सो रहे थे। चलिए, मेरे पास मैं एक बात बता दूं, सो रहे थे। ओके, क्योंकि सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक हो गए। हिंदू हृदय सम्राट भारत सरकार ओके, मेरे पास समय नहीं, मैं एक बात सुनिए ना, मेरे पास समय नहीं है। सुनिए पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई। किशोर जी एक सलाह आपने मेरी, किशोर जी आप एक मिनट, किशोर जी आपने मेरी एक सलाह मानी जी, एक और सलाह पहुंचा दीजिएगा। यही सज्जाद नोमानी और इस सबको लेकर आनंद दुबे जी आपके पार्टी के प्रवक्ता मेरे शो में थे, तो यही बात उठी। हमने कहा कि कम से कम एक चिट्ठी लिख दीजिए और कह दीजिए कि हम इस आदमी का, हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। तब आनंद दुबे जी ने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको जवाब देते रहें। तो अब जनता ने आप लोगों को समय ही समय दिया है। ऐसी चिट्ठियां लिखिए, रोज लिखिए और बताइए कि सज्जाद नोमानी तुम्हारे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, उलेमा बोर्ड तुम्हारे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं। अब बहुत समय ऐसी चिट्ठियां लिखिए, पब्लिक में डालिए, मुझे लगता है इससे फायदा होगा। चलिए, समय इतना ही है। 30 सेकंड। अच्छा, बोलिए। अरे हमको, हमारे वालों को ही चिट्ठियां लिखना पड़ेगा कि राष्ट्र के नाम संदेश मत दो, टिकटें बेचो मत, टिकटें बेचो मत। चलिए, ठीक है। अभी अशोक जी, दिल के आंसुओं में बह गए, क्या करें? करो मत सर, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, ठीक है। पार्टी आपकी जा रही है, आगे का रास्ता ढूंढिए। मुझे लगता है संसद में भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पछतावा हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि संसद का समय बड़ा कीमती है। कम से कम इस समय को बचाना चाहिए हमें और इसका